नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, इस पढ़े में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। वो कौन सी कंपनी है? उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज के दिन की अगर हम लोग आप बात कर ले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल रही थी, और उसके पीछे का रीजन है जिस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा है, तो वो तो मतलब आप कह ही सकते हो कि टॉपिक तो बनेगा ही बनेगा। मतलब रिलायंस जैसे शेयर की अगर हम लोग आप बात कर ले, 4-5% की गिरावट होना ये कोई आम बात नहीं होती है। हमारे शेयर बाजार की अगर बात कर ले तो नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखने को मिल जाता है, एंड 5% रिलायंस इंडस्ट्रीज का गिरना रफली मतलब 1 लाख करोड़ की वेल्थ इरोड होना। आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से हम लोगों को कम होते हुए देखने का मार्केट कैप मिल चुका है। जस्ट इमेजिन, ये इतनी बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, और ये गिरावट ये जो हमें देखने को मिली है आज के दिन 5% के आसपास की गिरावट, ये इतनी खराब गिरावट थी। मतलब सिंगल डे गिरावट की बात कर ले, जो कि इसके पहले जून 2024 में देखने को मिली थी। अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो वी आर राइट नाउ इन 2026, मतलब 1.5 साल से ज्यादा यहाँ पे हुआ है। इस प्रकार की गिरावट रिलायंस ने देखी नहीं थी, जो आज जाके उनको देखने यहाँ पे पड़ी है। ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है भाई। मतलब छोटा स्टॉक नहीं है कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप की 4-5% की गिरावट आम बात हो। काफी बड़ी कंपनी है, और इस प्रकार की गिरावट होना उसके पीछे सॉलिड कॉन्क्रीट कारण होता ही होता है। उसी के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि एग्जैक्टली रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर यहाँ पे क्यों गिरा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या गड़बड़ी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगे क्या हो सकता है बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि काफी कुछ चीजें अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी मतलब सबसे पहले चीज हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई थी ब्लूमबर्ग में। इस एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करके भी यहाँ पे बताया था कि शिप विथ रशियन ऑयल, यहाँ पे हम लोग को रिलायंस का जो प्लांट है वहां पे जाते हुए देखने का यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले क्या क्या पॉइंट्स थे, तो आप देख सकते हो एटलीस्ट 3 टैंकर्स जो कि रशिया का क्रूड ऑयल कैरी कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। आप सब लोग जानते हैं उनकी जो रिफाइनरी भी हम लोग को देखने को मिलती है जामनगर की अगर बात कर ले तो वहां पे जाते हुए देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो उसमें लगभग कितना हम लोग को ऑयल देखने को मिल रहा है, 2.2 मिलियन बैरल्स। इतना ज्यादा ऑयल हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि जामनगर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है कुछ ही महीनों के भीतर, या फिर आप कह सकते हैं अर्ली दिस मंथ में ही ये ऑयल हम लोग को रिलायंस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। मतलब क्या है कि रशिया की ऑयल की बात की जा रही है। दोस्तों, वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली ही अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर और एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस तो चलते रहते, बट और एक्स्ट्रा सैंक्शंस खास करके लूक ऑयल की बात कर ले, रोसनेफ्ट की बात कर ले, जो कि रशिया के 2 दिग्गज प्राइवेट कंपनीज है जो क्रूड से रिलेटेड सबसे बड़ा बिजनेस हैंडल करती है। उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे। सैंक्शंस का अर्थ क्या होता है कि उनके साथ जो भी बिजनेस करेगा उनके ऊपर भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाएगा। उसके बाद हम सभी लोगों ने देख लिया, बहुत सारे जो भी कंपनीज थे उन्होंने रशिया के साथ बिजनेस करना बहुत हद तक यहाँ पे कम किया, क्योंकि अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए तो कोर बिजनेस की हालत खराब हो सकती है। जैसे ही ये रिपोर्ट यहाँ पे आई कि रिलायंस अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उसके बाद रिलायंस का ऑफिशियल रिप्लाई सामने आते हुए देखने को मिला, और रिलायंस ने रिप्लाई में बोला है कि ये जो भी क्लेम किया गया है कि रशिया का क्रूड ऑयल का शिपमेंट जामनगर रिफाइनरी में आ रहा है, ये गलत है। उन्होंने ये डिनाई किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि जामनगर रिफाइनरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कार्गो ऑफ रशियन ऑयल ओवर द पास्ट 3 वीक्स। मतलब पिछले 3 हफ्तों से हमने रशिया का ऑयल खरीदा ही नहीं है, बंद है। और हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद इस महीने में, जनवरी के महीने में भी रशिया से कोई भी ऑयल यहाँ पे डिलीवरी होगा। जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन रिलायंस ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर दे दिया, जो भी वो क्लेम कर रहे थे कि ये टोटली अनट्रू है, जैसे रिलायंस ने ये बात बोल दी, रिलायंस के शेयर 5% तक गिरते हुए हम लोगों को देखने को मिला। काफी लोग भी सोचेंगे कि रिलायंस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम रशिया का ऑयल यहाँ पे नहीं खरीदे, तो अच्छा है या बुरा है? तुम भी बुराई है।
आप देख सकते हो मार्केट ने रिएक्शन दिखा दिया भाई गिरावट के साथ, मतलब बुरा ही रहा। अब बुरा मतलब क्या, बिजनेस लेवल पे समझो। अब बुरा मतलब कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा गणित है। पहले मिल रहा था सस्ता क्रूड ऑयल, अब रिलायंस ने खुद बोल दिया कि बॉस आफ्टर द सैंक्शंस हमने रशिया का क्रूड ऑयल धीरे धीरे कम किया और अब बंद कर दिया। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक तो यहां आया ही नहीं। तो पॉइंट ये है दोस्तों, रशिया से क्रूड ऑयल लेना ही पड़ेगा, रिफाइन करके आगे बिजनेस करना है। लेकिन अब उन्हें महंगा क्रूड ऑयल उठाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट से या दूसरे सप्लायर से। इस चीज के चलते हमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब आप देख सकते हो, ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं लगभग सितंबर तक का डेटा है। तब तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑयल का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा था, सस्ता क्रूड ऑयल, जो कि 40-50% रशिया से आता था। बाकी इराक, सऊदी अरेबिया, कजाकिस्तान, कोलंबिया, वेनेजुएला, कनाडा और फिर अमेरिका से भी थोड़ा सा स्पाइक। अब ये सारी चीजें साइड में रखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया से बड़ा ऑयल आता था 40-50%। अब जैसे ही उन्होंने बताया कि अब वो इस चीज को बंद कर रहे हैं, तो यही चीज फिलहाल रिलायंस ने बता दी। इससे क्या होता है दोस्तों, बैलेंस शीट और P&L अब एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस ब्रोकर्स क्या करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे। जो भी ब्रोकर्स ने पहले टारगेट्स दिए थे वो अच्छे टारगेट्स इसीलिए थे क्योंकि सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा मिल रहा था। अब जैसे ही पता चला कि ये पार्टी लंबी नहीं चलने वाली, तो टारगेट्स भी नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसी पॉइंट के चलते दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में हमें गिरावट देखने को मिल गई। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले रिलायंस को जो सस्ता रशियन ऑयल मिलता था, अब शायद से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑयल तो खरीदना ही पड़ेगा, तो महंगा ऑयल या नॉर्मल मिडिल ईस्ट सप्लायर से उठाना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व किसके पास है, यस अमेरिका के पास। जियोपॉलिटिकली अब रिलायंस को संभाल कर चलना पड़ेगा क्योंकि ऑयल सप्लाई डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अमेरिका से जुड़ती जा रही है और क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट सिर्फ रिलायंस तक सीमित नहीं है, पूरे देश की बात है। हम बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं, सो जियोपॉलिटिकली जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए रिलायंस ने तुरंत क्लियरिफाई किया कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहे, क्योंकि अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो इसी चीज के चलते दोस्तों आज के दिन रिलायंस के शेयर में दबाव देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि आगे जाके रिलायंस इन सारी चीजों के साथ कैसे डील करता है। सो जैसे मैंने पहले भी वेनेजुएला इश्यू में बताया था, शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में चीजें बदलती हैं और ये उसी का एग्जाम्पल है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।